अब देखो बच्चों, न्यूटन ने कहा था कि एवरीथिंग इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट एन अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी बच्चों, न्यूटन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो मैसेज हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये इसके ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहा है, ये रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। अब बच्चों, इन दोनों के सेंटर से मिलने वाली जो लाइन है ना, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, ठीक है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। यानी कि मैस बच्चों दोनों का बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है। मैसेज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैसेज के डायरेक्ट प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग इसकी ना डेरिवेशन प्रॉपर देखते हैं। ये आप लोगों की डेफिनेशन पिंक बॉक्स वाली हो गई, ये डायग्राम हो गई, और साथ ये फार्मूला अभी आपको प्रूव नहीं पता, अभी आपको प्रूव करके बताया जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो है साथ लिख के उन्होंने दिखा दिया हुआ है कि आपने डेफिनेशन और ये इक्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो आप लिखोगे, ठीक है ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए फिर आप बच्चों आगे आओगे डेरिवेशन की तरफ, पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। कैसे डेरिवेशन करनी है, हमने बच्चों पढ़ा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो ज़रा, दोनों मैसेज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो ये बच्चों इक्वेशन आ गई। अब बच्चों ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फिजिक्स में हमारा रूल है, हम ख़त्म करते हैं, उसकी जगह कोई कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं। यहाँ बच्चों जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास G, कैपिटल G, ठीक है ना। G इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर ये होती है। इसका बच्चों यूनिट आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको समझाती हूँ कि यूनिट कैसे आता है। आप लोग इस इक्वेशन को देखो, आप ज़रा देखो हमारे पास ये क्या बनेगा, FD² ओवर M1 M2, ये बना। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बच्चों बराबर आ जाएगा ना G के, ठीक है ना, ओवर किलोग्राम, किलोग्राम इन दोनों का यूनिट आ जाएगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा kg², ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो है ना, ये आपके पास इसका यूनिट बन गया। ये बच्चों यहाँ से अब ये देखो, ये फार्मूला अब आपको पूरा डिराइव होकर समझ आया। अब आपको यानी इस फार्मूले को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझ आ गया कि इससे डेरिवेशन से कैसे निकाला गया है। यहाँ पे बच्चों कहा है कि G की वैल्यू जो है ना, ये 10⁻⁻11 है। -11 इतनी छोटी वैल्यू है कि यानी कि इसका मतलब 6 से पीछे आपको 10 ज़ीरोज़ और लगाने पड़ेंगे, फिर ये G की वैल्यू है। ये इतनी कम है कि हम इसे फील ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थ जो है वो बहुत लार्ज है, लेकिन हमारी बॉडीज़ बहुत स्मॉल हैं, तो हम लोग इसकी जो अट्रैक्शन को महसूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये G जो है ना, ये दरमियान में फसाद की समझो जड़ है, ये रिड्यूस कर देता है फोर्स के आंसर को। तो ये इतना रिड्यूस हो जाता है कि फ़ोर्स इतनी कम होती है कि हम महसूस नहीं कर पाते, यानी हम बाय नेचर जो है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के आदी हो चुके हैं, ठीक है ना। और इस फोर्स के भी हम बाय बर्थ आदी हैं, हमें महसूस ही नहीं होता। महसूस हमें तब होता है जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाएँ, G की वैल्यू कम होती है, तब हम जब हिल्स पे चढ़ते हैं तो हमारी टांगें थकती हैं, फिर हमें महसूस होता है कि हाँ G की वैल्यू में कोई वेरिएशन आ रही है, वरना नॉर्मल G की वैल्यू में हमें कोई वेरिएशन ना तो फील होती है और ना ही दिखाई देती है। नेक्स्ट बच्चों कहा है, कहते हैं कि अर्थ इज़ वेरी लार्ज, इट अट्रैक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट विद अ सिग्निफिकेंस फोर्स, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अब बच्चों नेक्स्ट कहा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बच्चों बड़ी आसान सी चीज़ है। देखो न्यूटन ने कहा था कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक्शन फोर्स है ना, तो जाहिर है दूसरी बॉडी क्या कर रही है, उसके ऊपर रिएक्शन कर रही है, ठीक है ना। एक एक्शन और दूसरी बॉडी रिएक्शन। जब बच्चों ये एक्शन जो होता है ना, रिएक्शन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होता है। तो यही उसने कहा था कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट M1 अट्रैक्ट इन दी M2 विद द फोर्स
F and M2 attract Mward towards the force F, but these forces are equal in magnitude but opposite in direction. तो ये बच्चों क्या हैं, एक दूसरे को के इफेक्ट को कैंसिल आउट यानी कर रही हैं, यानी जितना एक्शन हो रहा होता है उसी के इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा होता है। जिस तरह यहाँ पे बच्चों दिखाया हुआ है कि अर्थ अगर मैस को किसी को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो मैस भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन अर्थ चूँकि बड़ी है इसलिए इसकी अट्रैक्शन जो है ना वो नोटिसेबल होती है इसकी, यानी कि हमें लगता है कि ज़मीन हमें खींच रही है, जबकि हम भी ज़मीन को खींच रहे होते हैं। लेकिन अलग बात है कि हमारी अट्रैक्शन इतनी कम है कि हमें महसूस नहीं कर सकते। ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है, मैस का भी हम लोग डिराइव करेंगे चैप्टर 5 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों देखें कि अर्थ का मैस अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो हम लोग अगर W = mg लगाएं ना, तो अगर हमारा मैस लेट्स सपोज 40 kg है, उसको अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें तो इट्स मीन मेरा 400 न्यूटन्स जो है ना वो मेरा वेट है, ठीक है ना। जबकि अर्थ का मेरी निस्बत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जिसका ज़्यादा होगा वही हमें महसूस होगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।